नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। उसमें आज हम बात कर लेते हैं उद्विकास या एवोल्यूशन के बारे में। देखो, आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है और नई जो टॉपिक है वो है उद्विकास और एवोल्यूशन। नया जो यूनिट है वो है उद्विकास एवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। देखो, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, एवोल्यूशन यानी कि उद्विकास किस तरह से हुआ है। तो जीवन की जो उत्पत्ति है उसका आधुनिक सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका आधुनिक सिद्धांत ओपरेन होल्डेन सिद्धांत है। ओपरेन हेल्डेन जो थ्योरी है, ओपरेन हेल्डेन जो सिद्धांत है, ओपरेन हेल्डेन थ्योरी न्यूरलिस्टिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ओपरेन होल्डन जो सिद्धांत है, ओपरेन हेल्डेन जो सिद्धांत है, ओपरेन हेल्डेन सिद्धांत जिसने एक थ्योरी दी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। इसकी जो बुक का नाम था वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति रसायनों के सहयोग से हुई है। यह कृत्रिम संश्लेषण पर आधारित है और जीवन की उत्पत्ति के समय मुक्त ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, इसलिए प्रथम जो जीव थे वो कैसे थे, अवायवीय जीव थे। रासायनिक विकासों के बारे में बात करें तो हल्के तत्वों में पृथ्वी का आद्य वातावरण निर्मित किया, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CHON कौन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित थी। हल्के तत्वों ने पृथ्वी का आद्य वातावरण निर्मित किया था रासायनिक एवोल्यूशन के द्वारा। इसके अलावा O2 की एब्सेंस के कारण, स्टार्टिंग में तो O2 एब्सेंट थी, तो उस टाइम आद्य वातावरण अपचयी था। कैसा था? अपचयी था, रिड्यूसिंग था। जो वातावरण था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था, क्योंकि O2 की प्रेजेंस नहीं थी। जल व अमोनिया प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे। प्रथम अकार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करें तो वो कौन से थे? जल और एमोनिया। जो NH3 होता है, जल और अमोनिया जो था वो प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे। उस टाइम पे प्रथम थे। और प्रथम कार्बनिक जो यौगिक आया वो आया CH4 मीथेन, जिसको बोलते हैं। CH4 का निर्माण हुआ था। प्रथम कार्बनिक ये स्टार्टिंग में यौगिक था। नोट, हेल्डेन ने संतृप्त जल के सागर को प्रीबायोटिक सूप या तनु या गर्म सूप कहा था। प्रीबायोटिक सूप किसको कहा था? जो संतृप्त संतृप्त जल के जो सैचुरेटेड जो जल होता है उसके सागर को प्रीबायोटिक सूप कहा था हेल्डेन ने। सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए प्रायोगिक प्रमाण दिए किसने दिए? स्टैनली मिलर ने दिए। देखो, जो कार्बनिक यौगिकों सरल कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे कि CH4 जो कार्बन से बने होते हैं, तो निर्माण के लिए प्रायोगिक जो प्रमाण दिए वो किसने दिए? स्टैनली मिलर ने। प्रायोगिक। प्रथम जीव, देखो पूर्व केंद्र की है। प्रथम जो जीव थे वो कैसे आए? पूर्व केंद्र किए थे। प्रोकैरियोटिक, जीनोम नग्न DNA था। ये कीमो ऑटोट्रॉफ जिनमें अवायवीय श्वसन होता था। जो प्रथम जीव थे वो पूर्व केंद्रकीय प्रोकैरियोटिक थे। पहली बात तो प्रोकैरियोटिक थे, एक कोशिकीय थे, जिनमें नग्न डीएनए था और कीमो ऑटोट्रॉफ जिनमें अवायवीय, और जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे उनमें अवायवीय श्वसन होता था क्योंकि एब्सेंस थी ऑक्सीजन की। एवोल्यूशन जो शब्द है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। एवोल्यूशन जो शब्द है वो किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। डोलो का नियम बात कर लेते हैं। तो डोलोस लो क्या कहता है? डोलो है ना। डोलो का जो नियम है वो कहता है कि इसके अनुसार विकास जो होता है वो कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय है। उद्विकास की इकाई समष्टि या पॉपुलेशन होती है। उद्विकास जो होता है उसकी एवोल्यूशन की जो इकाई होती है वो क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। और जो स्केला नेचुराe या प्रकृति की सीढ़ी के बारे में इन्होंने बताया, जैसे स्टार्टिंग में कौन आए? CHON आए और कार्बनिक थे। देखो CHON, उसके बाद NH3 अमोनिया वगैरह बने थे। CHON ये वातावरण में प्रेजेंट था, ठीक है। सबसे पहले ये आए, उसके बाद अमोनिया, H2, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब बने थे। उसके अलावा जो कार्बनिक यौगिक आए HCN, CH4, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, इससे आगे बढ़ के एल्डिहाइड, कीटोन, हेक्सोस, फिर प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा फिर प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक सेल और लास्ट में यूकैरियोटिक सेल फिर निर्मित हुआ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये डोलो का नियम बताता है कि विकास जो होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है डोलो के नियम के अनुसार। और उद्विकास की इकाई पॉपुलेशन होती है। और इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताई कि किस तरह से उनका विकास हुआ था। डोलोस का नियम दिया।
कार्बनिक उद्विकास के प्रमाण के बारे में बात करें तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म जो होते हैं उसका अध्ययन कहलाता है पैलेंटोलॉजी। मुख्यतः जीवाश्म सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि स्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरस जो है फॉसिल है, ये पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी है। पक्षी और जो सरीसृप होते हैं उसके बीच की योजक कड़ी होती है आर्कियोप्टेरस। घोड़े का उद्विकास के बारे में, घोड़े की जो वंशावली होती है उसका वर्णन किया था सी मार्श ने। किसने किया था? सी मार्श ने उसका वर्णन किया था। और आधुनिक जो घोड़ा है उसको बोलते हैं इक्वेस। इक्वेस जो है आधुनिक घोड़ा है, प्लास्टोसिन युग में विकसित हुआ था ये। ठीक है। भारत में जीवाश्म पार्कों के बारे में बात करें तो बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटो बॉटनी लखनऊ में है। पैलेंटो बॉटनी लखनऊ में बीरबल सानी जीवाश्मीय पार्क है, ये जीवाश्मीय पार्क है बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी लखनऊ में। जीवाश्मों का काल निर्धारण 4 विधियों के द्वारा होता है। एक तो लेड विधि होती है, रेडियो कार्बन विधि होती है, पोटेशियम आर्गन विधि और इलेक्ट्रॉन स्पिन रिसर्च मेथड ESR जो विधि होती है। ये 4 विधियाँ होती है जिससे जीवाश्मों का काल का हम पता लगा सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात करें तो ये किसने दिया? जियोवानी एवडुएना जियोवानी एवडुएना ने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल था उसको बताया। ठीक है। पैलेजोइक एरा में परमियम, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन और सिल्यूरियन आते हैं। परमियम यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कॉनिफरस ट्रीज, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स वगैरह। कार्बोनिफेरस ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। उसके बाद डेवोनियन एजेस ऑफ फिशेस। डेवोनियन जो पीरियड होता है उसको एजेस ऑफ फिशेस बोलते हैं। सिल्यूरियन जो फिशेस जो थी वो इवॉल्व हुई सिल्यूरियन में। आकारिकी और शारीरिक विज्ञान के प्रमाण के बारे में बात करते हैं तो एक तो होती है समजातता, एक होती है समवर्तीता यानी कि होमोगेमी और एनालॉगी। देखो, होमोगेमी और एनालॉगी। होमोगेमी का तात्पर्य होता है जिसमें सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, SSDF यानी कि सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, वो है होम। घर में सेम स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है। होम में ऐसे याद रख लेना। उत्पत्ति समान मूल संरचना से यानी कि सेम स्ट्रक्चर होता है, समान मूल संरचना से उत्पत्ति होती है, लेकिन इनके जो डिफरेंट फंक्शन होता है यानी कि परंतु कार्य जो होते हैं इनके भिन्न भिन्न होते हैं, इसको बोलते हैं होमोगेमी। इसके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं, जैसे स्तनधारियों के अग्रपाद। स्तनधारियों के अग्रपाद जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम होता है, जैसे घोड़े का स्ट्रक्चर, बैट का, व्हेल का और मैन में पैर होते हैं। स्तनधारियों के अग्रपाद होते हैं और घोड़े में रनिंग करते हैं, बैट में फ्लाइंग करते हैं। इनके फंक्शन डिफरेंट है। व्हेल में स्विमिंग और मैन में होल्डिंग के लिए काम आते हैं। तो इनके फंक्शंस डिफरेंट है जबकि स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम होमोगेमी। इन सभी की आंतरिक संरचना में अस्थियां समान होती है, जैसे रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल्स, फेलेंजीज वगैरह, ये सब यानी कि स्ट्रक्चर इसका सेम होता है। कीटों के मुखांग भी इसका एग्जाम्पल है। कीटों के मुखांग जैसे कि कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो। ठीक है। कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो बाइट, जैसे कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो ये क्या है? कीटों के जो मुखांग हैं, ये जो मुखांग है कीटों के, वो क्या है? सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन तो डिफरेंट होता है। फंक्शन जैसे कि कॉकरोच में बाइटिंग और च्यूइंग के लिए, हनी बी में च्यूइंग और लैपिंग के लिए, मॉस्किटो में पर्चिंग और सकिंग के लिए होता है। तो इनके फंक्शंस डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। इसके अलावा सेकेंड जो बात करते हैं वो है एनालॉगी या समवर्तीता, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होता है। एस मीन सेम फंक्शन होता है, यानी कि फंक्शन तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसका अपोजिट होता है यहाँ पे एनालॉगी। एना यानी कि अपोजिट किसका? SSDF से अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो तो अलग अलग होगा लेकिन फंक्शन यहाँ पे सेम होंगे। यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन यहाँ पे जो फंक्शन है वो सेम होते हैं, या फिर जो फंक्शन है FS यानी कि फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। कार्य में समानता होती है, यानी कि फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। FS होता है FS। ठीक है। फंक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, मूल संरचना इनकी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि चमगादड़ पक्षी के पंख कीटों के पंख के समरूप होते हैं। चमगादड़ पक्षियों के जो पंख होते हैं वो कीटों के पंखों के समरूप है, यानी कि लेकिन इनमें कार्य में तो समानता होती है। कार्य तो उड़ने में सहायक होते हैं लेकिन इनकी जो मूल संरचना होती है वो डिफरेंट होती है। मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है।
देखो ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। देखो मूल संरचना जो होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि देखो इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। देखो ये याद रखना है, डीएस याद रखना है, डीएस डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। मूल संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे चमगादड़ पक्षी के पंख और कीटों के पंख के समरूप होते हैं। चमगादड़ पक्षी के जो पंख होते हैं वो कीटों के पंखों के समरूप होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनकी जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। फंक्शन कार्य में समानता है या कार्य में समानता है, इसका मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, वो डिफरेंट है। यानी कि चमगादड़ के पंख अलग होंगे, पक्षियों के अलग होंगे, कीटों के पंख अलग होंगे, लेकिन जो उड़ने में सहायक है यानी कि कार्य तो समान है ना। मानव के हाथ और हाथी के सूंड, तो हाथी का सूंड भी वही करता है और मानव के हाथ भी वही करते हैं, लेकिन इनकी जो बनावट है वो तो डिफरेंट है ना, यानी कि मूल जो संरचना है वो डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर में अविशेषी अंग, यानी कि अंग जो हासित रूप में प्रेजेंट होते हैं। अविशेषी जो अंग जैसे निमेशक पटल है, थर्ड आईलिड बोलते हैं, कैनाइन टीथ दांत हैं, थर्ड मोलर अकल दांत जिसको बोलते हैं थर्ड मोलर को, वो है कर्ण पल्लव, वर्मी फॉर अपेंडिक्स और केकम भी क्या है मानव शरीर में अविशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। अविशेषी अंग लेमार्किज्म के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेमार्कवाद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत, यानी कि जो अविशेषी अंग होते हैं वो लेमार्किज्म पे बेस्ड होते हैं। लेमार्किज्म यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। देखो योजक कड़ियों के प्रमाणों के कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में हम बात करें तो वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य कनेक्टिव योजक कड़ी होते हैं। सजीव और निर्जीव के मध्य, लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य में वायरस होते हैं। युगलीना पादप और जंतुओं के मध्य में, पादप यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के मध्य जो जो कड़ी होती है योजक कड़ी वो है युगलीना। नियोपिलीना मोलस्का और एनिलिडा के मध्य एमए, ये है एमए, ठीक है। एमए के मध्य मोलस्का, एम फॉर यहाँ पे मैमल्स नहीं है, यहाँ पे मोलस्का है, मोलस्का मोआ मोआ, ठीक है। मोलस्का और एनिलिडा के मध्य नियोपिलीना होती है। पेरिपेटस एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के मध्य में, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा यानी कि एनिलिडा आओ पेरिपेटस आओ पेरिपेटस यानी कि पेरिपेटस के बाद एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के मध्य में योजक कड़ी होती है। बेलेनोग्लॉसस अकशेरुकी और कशेरुकी के मध्य में, यानी कि वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बीच में होती है बेलेनोग्लॉसस। इसके अलावा प्रोटोप्टेरस उपास्थि और अस्थिल मछलियों के मध्य में लंग फिशेस होती हैं। प्रोटोप्टेरस उपास्थि और अस्थिल मछलियों के बीच में प्रोटोप्टेरस यानी कि लंग फिश होती है। इकिडना या इकाइडेना सरीसृप और स्तनधारियों के मध्य में, सरीसृप रेप्टाइल्स और जो मैमल्स होते हैं उनके मध्य में इकाइडेना होती है। अब देखो डार्विन की जो फिंसेस थी अनुकूलिनी विकर्ण का उदाहरण है। डार्विन ने जो नोट है यहाँ पे एक, ठीक है, नोट क्या कहता है ये नोट, डार्विन की जो फिंसेस थी वो एलोपेट्रिक जाति उद्भव का उदाहरण है। कैसी जाति? एलोपेट्रिक जाति उद्भव का उदाहरण है। और डार्विन की जो फिंसेस हैं वो अनुकूलिनी विकर्ण का उदाहरण है। अडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण होता है, अनुकूलिनी विकर्ण का उदाहरण है डार्विन फिंसेस, ठीक है। डार्विन की फिंसेस एलोपेट्रिक जाति उद्भव का उदाहरण होती हैं। डार्विन फिंसेस अनुकूलनी विकर्ण का उदाहरण होती है, अडेप्टिव रेडिएशन का और एलोपेट्रिक जाति उद्भव का उदाहरण होती हैं। इसके अलावा भौणिकी के जो प्रमाण है वो बात कर लेते हैं। भौणिकी के प्रमाण जैसे बेयर्स लॉ है एक, तो बेयर्स लॉ क्या कहता है? बेयर्स लॉ कहता है कि एक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। एक जीव अपने भ्रूणीय जो परिवर्तन के दौरान, जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है उसके दौरान अपने पूर्वजों की जो अवस्थाएं होती है उसको प्रदर्शित करता है, ऐसा कहता है बेयर्स लॉ। भ्रूणावस्था में सामान्य लक्षण पहले और विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। जो भ्रूणावस्था होती है उसमें सामान्य लक्षण पहले और विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो बाद में प्रकट होते हैं, ठीक है। ये है बेयर्स लॉ, भौणिकी से प्रमाण। उसके बाद है मुलर ने परावर्तन सिद्धांत दिया, रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी। पुनरावर्तन सिद्धांत या रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी, किसने दी? मुलर ने दी।
और वृत्तिवृत्तियाँ और जातिवृत्तियाँ की पुनरावृत्ति होती है। वृत्तिवृत्तियाँ और वृत्तिवृत्तियाँ यानी कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी यानी फाइलोजेनी जातिवृत्तियाँ, ऑन्टोजेनी यानी कि वृत्तिवृत्तियाँ की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। पुनरावर्तन का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन जो थ्योरी है वो किसने दी है? मुलर ने दी है। ये काफ़ी ये पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा है अर्स्ट हैकल ने इसे विस्तार से समझाया। किसको? मुलर की जो पुनरावर्तन रिकैपिटुलेशन जो थ्योरी थी उसको विस्तार से समझाया और जाति आवर्तन नाम दिया। जाति आवर्तन नाम दिया। बायोजेनेटिक लॉ उसको कहा। किसने कहा? अर्स्ट हैकल ने। बेयर्स लॉ पढ़ लिया, मुलर पढ़ लिया, अर्स्ट हैकल पढ़ लिया, ठीक है। तो और जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। अब जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा सा कल बात कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।